सबसे पहले सर ने बताया था कि अगर कोई सेक्टर है जो सेंटर पे एंगल अल्फ़ा बना रहा है और मतलब वो एक स्ट्रिप है, तो उसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो उसका तरीका क्या है, उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है। उसमें अगर मान लें कि तो वो एक पूरी मतलब सर्कुलर स्ट्रिप ले लेता है या फिर कोई भी, तो वो हर एक के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। तो जैसे ये कोई स्ट्रिप है, हम क्या गए, हमने पहले तो सिमेट्री के लिए वाई एक्सिस बना दिया जो इसको सेंटर से कट करता है। अब दोनों तरफ इसकी सिमेट्री सेम है, तो मतलब जो इसका सेंटर ऑफ मास है इसी पे लाई करेगा, और जो इसका XCM होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे ले लिया, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। तो इधर से हम क्या गए, हाँ इधर से हम एक थीटा एंगल पर गए और हमने एक एलिमेंट्री ले लिया और मान ली ये एंगल डी थीटा एलिमेंट्री ले लिया। अब इसकी हमने लेंथ निकाल ली, एंगल इंटू रेडियस r इंटू डी थीटा, और इसका मास निकाल लिया। अगर इस पर्टिकुलर एलिमेंट का हमारे पास लेंथ आ जाएगी तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, मतलब हर एक का मतलब x कंपोनेंट साथ में और फिर मास। तो इसका डी एल लेंथ आ गई आर डी थीटा। ये हमने सिर्फ फाइंड किया है कि इसका हम मास निकाल सकते हैं, एलिमेंट्री का डी एम मास निकाल सके। अब सारी स्ट्रिप का मास m है, तो अगर सारी स्ट्रिप का मास m है, ठीक है, तो इसका dm आ जाएगा m बाई अल्फ़ा इंटू डी थीटा। अब देख, अल्फ़ा एंगल जब बन रहा है तो उस स्ट्रिप का मास m है। अगर एंगल बनेगा 1 तो उसका हो जाएगा m बाई अल्फ़ा, और अगर डी थीटा एंगल बन रहा है तो उसका मास हो जाएगा m बाई अल्फ़ा इंटू डी थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास रेडियस था और ये थीटा, तो ये आर कॉस थीटा आ गया इसका वाई कंपोनेंट, और मतलब ये वाई आर कॉस थीटा आ गया, और इसका एक कंपोनेंट ये आर साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो सिमेट्री से XCM तो हमारे पास 0 आ गया। फिर YCM का हमने फॉर्मूला लगा दिया, वही वाला, इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। अब सारे स्ट्रिप के मास के इंटीग्रेशन करेगा तो m ही आ जाएगा, इधर DM की वैल्यू रखते और y की वैल्यू रखते। ठीक है, अब m बाई अल्फ़ा और r ये होगा कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा, और cos थीटा की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। नीचे ये m है तो m से m कट जाएगा, तो YCM में क्या आ गया, r बाई अल्फ़ा, cos थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा। ठीक है, अब ये मेरा जब एंगल अल्फ़ा है, जब मैंने उसको सिमेट्री के अलॉन्ग डिवाइड किया तो इधर भी अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, इधर भी अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। तो मैं इधर से इधर ले रही हूँ, तो उसको मैंने माइनस अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा बाई 2 ले लिया। ठीक है, जैसे मान ले ऐसा था ना स्ट्रिप, ये भी अल्फ़ा बाई 2 और ये भी अल्फ़ा बाई 2, तो पर दोनों की वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन अगर हमने लेना है तो इसको माइनस अल्फ़ा बाई 2 से प्लस अल्फ़ा बाई 2 तक की ये सारी हम ले रहे हैं स्ट्रिप को, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दिया, ये आर बाई अल्फ़ा रहेगा, पहले आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा बाई 2, तो ये प्लस माइनस ये माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2। अब हमने इसको ऐसे लिख दिया कि 2r बाई अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2, मतलब YCM की वैल्यू क्या होगी, 2r बाई अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2, जो उसका y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब सेमी सर्कुलर स्ट्रिप के लिए अल्फ़ा की वैल्यू होती है पाई, तो हमने अल्फ़ा की जब वैल्यू डाली तो सेमी सर्कुलर स्ट्रिप के लिए हमारे लिए वही आएगा। मतलब सब स्ट्रिप्स के लिए वो जो अल्फ़ा एंगल बना रही हैं एट द सेंटर, उनका फॉर्मूला क्या होता है सेंटर ऑफ मास का, 2r बाई अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, फिर उसके बाद है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। अब ये तो हमारा स्ट्रिप का केस था, अब है डिस्क का केस। स्ट्रिप में हम क्या करते थे कि मतलब
एक मतलब एंगल एक एलिमेंट्री उठा लिया डी थीटा, उसकी फिर लेंथ मास वगैरह निकाल लिया। लेकिन अगर हम सेमी सर्कुलर डिस्क में करेंगे तो उसमें जो है एक पॉइंट नहीं आएगा, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, या फिर उसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई में अलग, तो वो काफ़ी हो जाएगा। तो उसको करने के लिए उसका पहले एरिया निकालना है। तो इसको हम थोड़े अलग तरीके से करेंगे। उसमें क्या था, हमारे पास ऊपर सिर्फ एक ही स्ट्रिप थी तो उसका हम इजीली निकाल पाते थे। लेकिन इसके इधर क्या है कि बहुत सारी वैसी स्ट्रिप्स हैं जो मिलके एक डिस्क को बना रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम एक्स लेंथ पे गए और एक स्ट्रिप ले ली जिसकी लेंथ है डी एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मास लेंगे इस पर्टिकुलर डी एक्स का, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके सेंटर ऑफ मास से, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वो वेरियस के साथ, सेंटर ऑफ मासेस के साथ, फिर वो मास के साथ डिवाइड करेंगे तो वो सिमेट्री के साथ जो हमारा डिस्क का है वो आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, मतलब एक स्टेप ले लेंगे और फिर वैसे बहुत सारे स्टेप्स आएंगे तो एक स्टेप का हम मास निकाल लेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास नहीं, मतलब उसका एलिमेंट्री सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो वो सारी डिस्क का ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हमने जो देखा इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो कैसा है वो, मतलब ऐसी अगर वो डिस्क है और ये कोई स्ट्रिप है एट लेंथ एक्स, ये कोई स्ट्रिप है एक्स लेंथ पे, तो अगर इसका मैं देखूँ इसके इस एरिया कितना होगा, अगर मैं इसे एक्सपैंड करके देखूँ तो ये इसकी इस तरफ लेंथ है डी एक्स और इस तरफ कितनी है पाई एक्स। अगर मतलब एक्स लेंथ का मैं लूँ, एक्स अगर मैं रेडियस मान लूँ तो इसकी लेंथ पाई एक्स आएगी, ठीक है। तो इसका हम एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया क्या आ जाएगा पाई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। एरिया निकाल लेंगे, फिर अब उसका मास क्या आएगा, जब सरफेस मास डेंसिटी से मैं एरिया को मल्टीप्लाई करूँगी, सरफेस मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर तुम मास पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई करेगी, मतलब अगर स्ट्रिप के मास पर यूनिट एरिया से एरिया को मल्टीप्लाई करेगी तो तेरे पास स्ट्रिप करेगा तो तेरे पास स्ट्रिप का मास आ जाएगा, ठीक है। तो फिर वैसे किया, उसकी सरफेस मास डेंसिटी हमें दे रखी थी कि वो है सिग्मा, तो उसका डी एम मास क्या आ गया पाई एक्स डी एक्स इंटू सिग्मा। फिर वही डायग्राम बनाई है, इसका एरिया ये है, इसका एलिमेंट्री का मास ये है, सिमेट्री से एक्स सी एम ज़ीरो हो जाएगा, वाई सी एम में क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, मतलब उस स्ट्रिप का मास फिर उसका सेंटर ऑफ मास एलिमेंट्री फिर नीचे डी एम। तो ये मतलब डिस्क के केस में हम स्ट्रिप लेके और फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन दूसरे स्ट्रिप के केस में तो हम मतलब किसी पॉइंट से एलिमेंट्री लेके और फिर इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे होगा और नीचे तो मासेस का सम इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आ जाएगा। डी एम की वैल्यू डाल दी पाई एक्स डी एक्स इंटू सिग्मा, और अगर हमें पता है कि अगर आर लेंथ की एक डिस्क है, मान ले कि ये कोई डिस्क है, या डिस्क बोल रही हूँ स्ट्रिप है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है 2r/पाई होता है, ठीक है। लेकिन ये एक्स लेंथ से है तो ये 2x/पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2x/पाई आ गया, नीचे डी एम की वैल्यू डाल दी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, पाई से ये वाला पाई से ये वाला पाई कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 2/पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर का आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा x³/3 और x²/2। अब ये क्या हम कर रहे हैं फ्रॉम 0 to r, ठीक है।
जैसे मान ले ये डिस्क थी तो ये 0 है, इधर तूने एक एलिमेंट्री लिया तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्री किधर तक लेगा 0 to r तक, तो फिर वो 0 to r आ जाएगा इंटीग्रेशन में। तो सॉल्व करके YCM आ जाएगा 4r/3 अब जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा डिस्क का, ये सिर्फ मतलब ऐसे नहीं आएगा, ये कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में होगा, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क 0,4r/3 मतलब अगर डिस्क है या कोई भी मतलब ऐसा बॉडी है जिसमें क्या है पार्टिकल्स खूब सारे हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा XCM, YCM। तो XCM तो हमारे पास बाय सिमेट्री 0 था, YCM की वैल्यू हमने निकाल ली 4r/3 मतलब जो डिस्क है सेमी सर्कुलर डिस्क उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा 0,4r/3। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर नहीं है, कोई भी सेक्टर है, तो उसका हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम अ डिस्क which makes angle alpha at a center or center of mass of sector which makes angle। ठीक है, तो ये हमने ये अल्फा था, एक्स लेंथ पे गए, एक एलिमेंट्री लिया, डी एक्स लेंथ की स्ट्रिप ली। ठीक है, ये अल्फा एक्स होगा, अगर मान लीजिए आर्क है तो वो एंगल इंटू रेडियस तो अल्फा एक्स आ जाएगा। ठीक है, और मान लेनी वो है यार, और इधर डी एक्स आ गया, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा अल्फा एक्स इंटू डी एक्स। इस स्ट्रिप का एरिया अल्फा एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका मास क्या आ जाएगा, जब इसकी हम सरफेस मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा इंटू डी ए, यानी कि सिग्मा इंटू अल्फा एक्स इंटू डी एक्स। फिर सिमेट्री के साथ अगर मैं इसके अलॉन्ग ऐसे ले रही हूँ तो YCM XCM तो हो जाएगा 0। ठीक है, YCM हमने निकालना है, वो क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू YCM एलिमेंट्री अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। अब एलिमेंट्री का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब ये स्ट्रिप है जो एंगल बना रही है अल्फ़ा, ये मतलब इट्स नॉट लाइक कि वो पूरा सेमी सर्कुलर स्ट्रिप नहीं है, तो ये अल्फ़ा एंगल बना रही है, तो इसका क्या होगा 2x/अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा/2। ये पीछे ही हमने ड्राइव किया है उसी फॉर्मूले से किया, ये वाले इससे। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा, फिर YCM में वैल्यूज़ डाल दी, तो YCM क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा एक्स सिग्मा इंटू अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स, और इधर 2x/अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा/2, नीचे भी वही इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा इंटू सिग्मा इंटू अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा ये 2/अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा/2, ये तो कांस्टेंट हो गई, ये बाहर आ गए, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू डी एक्स, और नीचे भी x इंटू डी एक्स। अब हम वही 0 से r तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 0 to r 0 to r, ये मतलब सॉल्व करके ये आ जाएगा 4r साइन अल्फ़ा/2 अपॉन 3 अल्फ़ा। ठीक है, मतलब जो इसका जो भी मतलब सेक्टर है उसका YCM आ जाएगा 4r साइन अल्फ़ा/2 अपॉन 3 अल्फ़ा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इसके सेंटर ऑफ मास का होगा 0,4r साइन अल्फ़ा/2 अपॉन 3 अल्फ़ा। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज। अगर एक बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास हम निकाल सकते हैं। अगर सिस्टम ऑफ बॉडीज है, दो या जितनी भी बॉडीज एक सिस्टम के रूप में हम उनको एक सिस्टम मान रहे हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक है, इफ सिस्टम गिवन कंटेन सो मैनी बॉडीज देन, तो वो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या हो गया m1 x1 cm प्लस m2 x2 cm अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, मतलब m पहले जो पहली बॉडी है उसका मास और उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, फिर दूसरी बॉडी है उसका मास और उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट नीचे
उन दोनों के मासेस का सम। सिमिलरली वाई सी एम आ जाएगा m1 y1 cm प्लस m2 y2 cm अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, मतलब ये उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। जैसे हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है, तो दो मेरे पास बॉडीज़ हैं, दोनों का मास मान ले कैपिटल M है, ठीक है। और अब ये एक डिस्क है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें क्या पता है, इसका यही होगा सेंटर ऑफ मास। और ये एक लेंथ, इसका रेडियस है r, और जो ये रॉड है नीचे, इसका मास भी m है, इसकी लेंथ है 2r, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो होगा हमारा इधर। अगर इसको ओरिजिन मान लो तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0, r। इस ओरिजिन के हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, जो ये डिस्क के सेंटर ऑफ मास के क्या आ जाएंगे, r, ठीक है। वही एक्सीएम की वैल्यू डाल दी, m×r प्लस m×r अपॉन m प्लस m। दोनों का मास कर दिया, दोनों के कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, r ही आ जाएगा एक्सीएम। फिर वाई सी एम निकाला हमने m×0, क्योंकि इसका y 0 था रॉड का, तो m×0 प्लस m×r अपॉन 2m, ये r/2 आ जाएगा। तो मतलब इसका जो सिस्टम है उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया, तो उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, r, r/2। मतलब ये इधर कहीं लाई करेगा, इधर कहीं इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा फिर इधर देख कि एक सॉलिड कोन है और एक स्क्वायर प्लेट है, तो इनका हमने निकालना है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। सबसे पहले इसका निकालेंगे। अब सॉलिड कोन है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0, h/4, ठीक है। अब इधर उसकी हाइट है a, तो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा इधर कहीं 0, a/4। इस वाले का आएगा 0, a/4। और ये स्क्वायर प्लेट है, तो अगर इसको मैं ओरिजिन मान के चल रही हूँ तो ये वही 0, a/4 इसी से आया, तो ये ओरिजिन है, तो ये a/2 है। और इधर इसका मास होगा इधर कहीं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, तो ये a/2 ये a बन जाएगा, a कॉमा इधर a/2 चलेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a, a/2। फिर हमें सिस्टम का निकालना है, सो एक्सीएम ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगा, m1, पहले दोनों का मास सेम ही है, हाँ दोनों का मास mm सेम ही है, तो क्या आ जाएगा, पहले का मास इंटू उसका x कोऑर्डिनेट प्लस दूसरे का मास इंटू उसका x कोऑर्डिनेट, नीचे क्या आ जाएगा, दोनों का मास का सम, तो ये आ जाएगा a/2। फिर वाई सी एम निकालेंगे सिस्टम का, ये क्या आ जाएगा, पहले का मास इंटू पहले का y कोऑर्डिनेट प्लस दूसरे का मास इंटू दूसरे का y कोऑर्डिनेट अपॉन सम ऑफ मासेस, ठीक है। नीचे आ जाएगा 2m, इधर क्या आ जाएगा m/4 और m/2, ठीक है। थ्री m/4 आएगा ना, 3m, m से m कैंसिल, तो वो क्या आ जाएगा 3a/8, इसका वाई सी एम आ जाएगा 3a/8, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब वही सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, a/2, 3a/8। फिर ये वाला है सिस्टम में एल शेप्ड रॉड है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। इधर भी लेंथ एल है, इधर भी एल है, तो इस रॉड का निकालेंगे, इस रॉड का निकालेंगे, और फिर उन दोनों का एक सिस्टम कंसिडर करके फिर कर लेंगे। इस रॉड का क्या होगा, अगर इसको मैं ओरिजिन मान के चल रही हूँ 0, 0, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा 0, l/2, और इसका क्या होगा l/2, 0। एक्सीएम क्या आ जाएगा, m×l/2 प्लस m×0 अपॉन m प्लस m, तो एक्सीएम आ जाएगा l/4, ठीक है। और वाई सी एम क्या आ जाएगा, m×0 प्लस m×l/2, ये भी l/4 आ जाएगा,
ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, L/4 L/4। मतलब अगर ये रॉड है, मतलब जो एल शेप रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर कहीं होगा, L/4 L/4। और इस पे सर ने ये भी चीज़ बताई थी कि अगर हम इस रॉड को हैंग करते हैं तो जो फोर्स लगेगा, जो mg फोर्स लगेगा, वो जो मतलब उसकी जो जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन होगी वो किससे पास करेगी, इस सेंटर ऑफ मास से। मतलब अगर mg फोर्स लगता है तो वो टेढ़ा हो जाएगा कि उसका सेंटर ऑफ मास पे ही वो mg फोर्स लगेगा, ठीक है। उस बॉडी को एक सेंटर ऑफ मास के मास मान लेंगे, उसी पे ही mg फोर्स लगेगा। तो मतलब अगर हैंग करेंगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा और उसके इसी सेंटर ऑफ मास पे mg फोर्स लगेगा, ठीक है। फिर है कि अगर मेरे पास कोई है, कोई भी बॉडी है, उसका जो भी मेरे पास सेंटर ऑफ मास था उससे अगर मैंने कुछ पार्ट कट आउट कर दिया तो बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो ऑब्वियसली जो हम पार्ट कट करेंगे वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, तभी हम उसे कट कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ रेस्ट पार्ट व्हेन सम पार्ट इज कट आउट। तो मान ले ये एक डिस्क थी और तूने r रेडियस की डिस्क थी, तूने r/2 रेडियस का एक सर्कल इससे कट कर दिया, ठीक है। तो ये रेस्ट पार्ट बचा, तो इसका हमने निकालना है कि नेट उसका क्या होगा, मतलब नेट सेंटर ऑफ मास उसका क्या होगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ कट इनटू एक्स ऑफ कट। तो कट वाले का मास और उसका एक्स कोऑर्डिनेट, फिर रेस्ट वाले प्लस रेस्ट वाले का मास उसका एक कोऑर्डिनेट, नीचे इन दोनों का मास। तो ये नेट XCM आ जाएगा। मतलब नेट जो सेंटर ऑफ मास होगा इन दोनों का मिला के वो इतना होगा। तो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, कट वाले का कितना होना। तो ये हमें ऑलरेडी पता होगा, मान लीजिए डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें पता है कि ये है, ठीक है। तो इसमें हम उसकी वैल्यू डाल सकते हैं और हमें फाइंड करना है ये कि जो रेस्ट पार्ट है उसका क्या होगा, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन से देख, इफ अ डिस्क ऑफ रेडियस r/2 इज कट फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, देन फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रेस्ट पार्ट। ये r लेंथ की, r रेडियस की डिस्क थी, से r/2 का एक डिस्क हमने काट लिया, इसको ओरिजिन मान लिया। तो हमें फाइंड करना है कि इस रेस्ट पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब कितना एरिया मैंने कट किया, जितना एरिया कट किया उसका रेडियस r/2 है, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर, यानी कि पाई r²/4। अब पूरे सर्कल का, पूरे डिस्क का एरिया था पाई r², उस कट पार्ट का एरिया डिवाइड बाय 4 हो गया। तो उसका मास भी अगर पूरे का m था तो उसका मास भी m/4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कट वाले हिस्से का मास हो गया m/4। अब m/4 तो कट हो गया, बचा कितना, m - m/4 यानी कि 3m/4, ठीक है। फिर हमने वही लगा दिया है, XCM नेट क्या होगा, MC/XC प्लस MR/XR अपॉन MC प्लस MR, ठीक है। तो नेट जो XCM था हमने इसको 0 0 मानना है ना, तो नेट इसका सेंटर ऑफ मास तो यही था, तो मतलब नेट XCM आ जाएगा 0। अब कट वाले का पार्ट m मास m/4, इसकी लेंथ, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 से r/2, इसके सेंटर ऑफ मास का, तो r/2 प्लस 3m/4 इंटू XR। यही हमने फाइंड करना है कि मतलब अगर ये ओरिजिन है तो उसके कितने लेंथ पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा कट पार्ट का, तो यही हमने फाइंड करना है। नीचे MR/8 आ गया, 3m/4, तो ये XR क्या आ जाएगा, -r/6। मतलब अगर ये ओरिजिन मैं इसे मान रही हूँ तो इससे पीछे कहीं इधर -r/6 पे कहीं इधर होगा हमारा सेंटर ऑफ मास कट वाले पार्ट का, ठीक है।
फिर उसके बाद है डायनामिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि मतलब अगर सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट वगैरह के बारे में। तो इसमें देख, सर ने पहले तो एक हमें फॉर्मूला लिखवाया था कि जो एक्सेलरेशन होगी सेंटर ऑफ मास की वो क्या होगी, एफ एक्सटर्नल अपॉन एम। ठीक है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास अगर एक्सेलरेट करेगा तो वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही करेगा, उस पर इंटरनल फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कोई रॉड है, ऐसी रॉड है, इधर उसका सेंटर ऑफ मास है और मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ, तो उसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा, कुछ आगे जाएगा, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, एफ एक्सटर्नल अपॉन एम। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इसके अंदर जो इंटरनल फोर्सेस हैं उसकी वजह से इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो वही लिखा है कि if F external is 0 then due to internal force individual particles moves or accelerate but center of mass remains unaccelerated। मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स हो सकता है उसके वो मूव कर जाएं या एक्सेलरेट कर जाएं, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अपनी जगह पे ही रहेगा। मतलब अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, अगर सेंटर ऑफ मास पहले मूव नहीं कर रहा था, तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज आएगा ही नहीं। सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, डेल एक्सियम ज़ीरो होगा। ठीक है, इसको मतलब एक क्वेश्चन से देख ले। अब कोई प्लैंक है, तूने उसको स्मूथ सरफेस पे रखा, ठीक है, उसकी लेंथ है एल और मास है कैपिटल एम, उसके ऊपर एक स्मॉल एम मास का बंदा रख दिया और वो बंदा क्या कर रहा है, ए टू बी मूव कर रहा है। ठीक है, अब सरफेस स्मूथ है, जब बंदा प्लैंक पे मूव करेगा, ठीक है, तो वो फोर्स लगा रहा है प्लैंक पे पीछे की तरफ और खुद आगे की तरफ मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट आगे की तरफ हो रही है। तो मतलब जो उसका जो लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो उसका आगे की तरफ लगेगा, लेकिन प्लैंक जो है उस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और वो पीछे को मूव करेगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स एक इंटरनल फोर्स है मैन और प्लैंक के बीच में, मतलब इनके सिस्टम में जो है जो सेंटर ऑफ मास है वो उसकी जगह सेम रहेगी, उसकी जगह चेंज नहीं होगी अगर मैन के आगे जाने से प्लैंक पीछे मूव करता भी है तो। ठीक है, तो मान ले कि मैन अगर पहले जो ये रॉड थी इसका सेंटर ऑफ मास है L/2, अगर मैन एल लेंथ एक्स लेंथ आगे बढ़ा, ठीक है, तो जो इसका ये सेंटर ऑफ मास है रॉड का ये L/2 प्लस एक्स पे आ जाएगा। और मैन ने खुद ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले उस वो एल तो उसने कवर किया ही फ्रॉम ए टू बी और साथ में एक्स भी उसने कवर किया, तो वो क्या आ जाएगा L+x। ठीक है, फिर हमें पता है कि डेल एक्स सी एम होगा ज़ीरो, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस हैं, वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दोनों के बीच में इंटरनल फोर्स है, तो डेल एक्स सी एम होगा ज़ीरो। डेल एक्स सी एम की वैल्यू डाल दी m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब पहले वाले का डेल x1 देख, मैन का चेंज इन पोजीशन क्या आ गया, पहले वो ज़ीरो पे था फिर वो किस पे पहुंच गया, L+x पे, उसका डेल x1 क्या हो गया L+x। दूसरा वाला जो है पहले L/2 पर था फिर वो L/2 प्लस एक्स पे आ गया, तो उसका चेंज इन पोजीशन आएगा x, उसको माइनस कर देगा ना, L/2 प्लस एक्स माइनस L/2, तो वो L/x ही आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो फिर वही वैल्यूज पुट कर दी, ज़ीरो इज इक्वल्स टू m इंटू एल प्लस एक्स प्लस कैपिटल M इंटू एक्स अपॉन उन दोनों का मास का सम। ठीक है, तो ये कुछ x आ जाएगा माइनस m/l अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, मतलब जो प्लैंक की डिस्प्लेसमेंट हुई है उसने कितना पीछे वो मूव करा है वो। फिर ये दूसरी एग्जांपल है, ठीक है, अब ये कोई रॉड है 10 मीटर की, उस पर दो बंदे खड़े हैं ए और बी, एक का मास 40 दूसरे का 20 और प्लैंक का, सॉरी वो प्लैंक है मैं रॉड बोल रही हूँ, प्लैंक का मास है 60 kg। ठीक है, और वो ए और बी जो है सेंटर पे मीट करते हैं, तो जब वो सेंटर पे मीट कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक क्या होगी। ठीक है,
अब हमें पता है कि अगर वो मूव करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उनके बीच में जो इंटरनल फोर्स है, तो मतलब डेल एक्स सी एम तो रहेगा ज़ीरो, मतलब उनके सेंटर ऑफ मास में तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब सबका फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर प्लैंक जो है एक्स लेंथ पीछे जा रहा है, वैसे ये वाला मुझे भी नहीं समझ आया 5+x कैसे आया, ये सर से पूछ लेंगे, फिर बस बाकी फॉर्मूला में पुट करके किया है मैंने, पर वो कैसे आया वो नहीं समझ आया।